देखिए किस धारा तक लिखवा गया था। हाँ, धारा 2 लिखिए भाई, विस्तार हो गया था ना। सेक्शन 2 लिखिए, परिभाषाएं। हेडिंग डालिए धारा 2, परिभाषाएं। 2A लिखिए, पहले 2A, धारा 2A, चिल्ड्रेन या बालक को परिभाषित किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चिल्ड्रेन या बालक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन आपका फिर एक बार बताते रहते हैं। ये पूछ सकता है कि बालक में कौन शामिल नहीं है, तो दे देगा पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, और इसके बाद अवयस्क। तो जब भी क्वेश्चन आए तो जो माइनर हैं वह इस कानून के तहत बालक नहीं माना जाएगा। लिखिए बालक, इसमें बन सकता है जो क्वेश्चन आपका कि बालक में कौन शामिल नहीं है, तो जो माइनर हैं वो बालक हैं, लेकिन इस कानून के लिए उसे बालक नहीं माना जाएगा, क्योंकि केवल जो मेजर हैं उसी को यहाँ बालक माना जाएगा, और उसी से माता पिता या वरिष्ठ नागरिक क्या मांगेंगे, भरण पोषण। लिखिए इसमें बालक में पुत्र पुत्री, कामा देते रहेगा, बालक में पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, कामा देते रहेगा, पौत्र पौत्री शामिल हैं। पौत्र पौत्री शामिल हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। किंतु इसमें कोई अवयस्क यानी कि माइनर सम्मिलित नहीं है। किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है। अगला लिखिए आपका 2B। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, क्योंकि इसी के लिए पूरा विवाद चलेगा। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के मेंटेनेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हिंदी में लिख लीजिएगा, और जो शब्द है रख रखाव या गुजारा भत्ता आप लिख करके लिख लीजिएगा। भरण पोषण, रख रखाव, जो झारखंड में आपका दिया था शब्द रख रखाव दिया था, वैसे गुजारा भत्ता भी दे सकता है, भरण पोषण तो है ही। लिखिए इसके अंतर्गत आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सकीय परिचर्या आती हैं। इसके अंतर्गत आहार, वस्त्र, निवास तथा चिकित्सकीय परिचर्या आती हैं। 2C लिखिए, अवयस्क, वही उपचार मेडिकल ट्रीटमेंट। लिखिए 2C, अवयस्क जो 18 वर्ष से कम हो। एक लाइन में लिखिए, अवयस्क किसे माना जाएगा इस कानून के तहत, जो 18 वर्ष से कम हो। अगला लिखिए 2D, 2D परिभाषा लिखिए 2D में, माता पिता यानी कि पेरेंट्स को परिभाषित किया गया है।
लिखिए आपका पिता या माता, माता पिता में कौन शामिल है? पिता या माता, चाहे वह जैव, चाहे वह जैव, कामा दीजिए दत्तक, या सौतेले हों। सौतेले हों। अगला लिखिए आपका ये टू जी लिखिए। अगली परिभाषा टू जी, नातेदार, रिलेटिव, नातेदार। लिखिए नातेदार से, नातेदार से निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों का, नातेदार से निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत हैं, कोई विधिक वारिस अभिप्रेत हैं, जो कोई अवयस्क नहीं है, जो कोई अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात, तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति, तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है, उसके कब्जे में है, या विरासत में प्राप्त करेगा, या विरासत में प्राप्त करेगा। टू आई भी ये टू एच लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। टू एच, सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक। लिखिए जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या उसकी ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है, इसके बाद लिखे टू जे ट्रिब्यूनल या अधिकरण। टू जे में लिखिए अधिकरण या ट्रिब्यूनल। लिखिए इसमें धारा 7 के तहत गठित भरण पोषण अभिकरण। इस परिभाषा में लिखिए सेक्शन 7 के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण, यानी कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। अब आ जाइए अध्याय 2, हेडिंग डालिए अध्याय 2, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। कुछ धाराएं छोड़नी है इधर आगे। हेडिंग डालिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। लिखिए धारा 4 से लेकर, सेक्शन वाइज भी आजकल पूछा जा रहा है, धारा 4 से लेकर 18 तक, 4 से लेकर 18 तक। लिखिए धारा 4 महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।
लिखिए सेक्शन 4, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता भरण पोषण की मांग तभी कर सकते हैं, भरण पोषण की मांग तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं के अर्जन से, माने स्वयं की कमाई से, जब वे स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से, या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बालकों तथा नातेदारों से भरण पोषण की मांग की जा सकती है, बालकों तथा नातेदारों से भरण पोषण की मांग की जा सकती है, लेकिन अवयस्क बालक से भरण पोषण की मांग नहीं की जा सकती, लेकिन अवयस्क बालक से भरण पोषण की मांग नहीं की जा सकती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है, कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है, कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परंतु यह तब, माने सीमा आगे बताई गई है, लिमिटेशन, परंतु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति, परंतु यह तब जबकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है, या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को, या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करेगा, वसीयत में प्राप्त करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां एक से अधिक नातेदार हों,
पैराग्राफ चेंज करके लिखे, जहाँ एक से अधिक नातेदार हों और वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हों और वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हों, वहाँ भरण पोषण ऐसे नातेदार द्वारा वहाँ भरण पोषण ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेह होगा, उस अनुपात में संदेह होगा जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे, जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे। इसी में लिखिएगा, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसे आनुपातिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसे पूछ सकता है सिद्धांत, इसे आनुपातिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आनुपातिकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत सीपीसी की धारा कोरिलेट कर लीजिए, प्री में आ चुका है ये। यह सिद्धांत सीपीसी की धारा 73 में समाहित है। 73 तथा टीपीए की धारा 36 और 37 में 36 और 37 में समाहित है तथा टीपीए की धारा 36 एवं 37 में 36 में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समय द्वारा प्रभाजन और 37 में संपदा द्वारा। पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन, लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। 36 टीपीए की धारा में समय द्वारा प्रभाजन या विभाजन और 37 में संपदा द्वारा। देखिए आगे भाई, आपका धारा 5 लिखिए, भी काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 अब लिखिए, भरण पोषण के लिए आवेदन। भरण पोषण के लिए आवेदन, देखिए अगर ये पूछे कि कौन मांग सकता है किससे, तो आप धारा 4 मारेंगे और आवेदन किस सेक्शन के तहत दिया जाता है, तो 5 में। ये पूछ सकता है कि कौन किससे मांग सकता है, ये कहाँ है, तो 4 में। और एप्लीकेशन किस सेक्शन में दिया जाता है, 5 में। लिखिए, लिखिए इसमें आपका, ऐसा आवेदन किसी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा दिया जा सकेगा। नहीं पूछ सकता है कौन आवेदन दे सकता है। ऐसा आवेदन किसी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा दिया जा सकेगा यदि ऐसे लोग अशक्त हैं। अशक्त माने विकलांग है या जो भी हो। यदि ऐसे लोग मतलब माता पिता और वरिष्ठ नागरिक दोनों, यदि ऐसे लोग अशक्त हैं तब आवेदन
उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, तब आवेदन उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा दिया जा सकेगा, या किसी संगठन द्वारा दिया जा सकेगा। इसी लाइन में लिखिए, अभिकरण स्वप्रेरणा से भी, यानी कि सुमोटो से, अभिकरण स्वप्रेरणा से भी इसका संज्ञान ले सकता है। अभिकरण स्वप्रेरणा से भी इसका संज्ञान ले सकता है, अर्थात अर्थात इसका मतलब लिख लीजिए, अर्थात अभिकरण स्वयं की जानकारी पर, अर्थात अभिकरण स्वयं की जानकारी पर, अधिकरण है, अधिकरण स्वयं की जानकारी पर ऐसे मामले ग्रहण कर सकता है। उन्हें स्वीकार करके शुरू कर दे कार्रवाई, ग्रहण कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अंतरिम भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण अधिकरण दिलवा सकता है। अंतरिम भरण पोषण अधिकरण दिलवा सकता है, कार्यवाही के लंबितावस्था में, यानी कि जब कार्यवाही लंबित हो, कार्यवाही की लंबितावस्था में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे आवेदन का निपटारा, ये पूछ सकता है समय, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ऐसे आवेदन का निपटारा विपक्षी को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से, ऐसे आवेदन का निपटारा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, चांस है ये पूछने का, ऐसे आवेदन का निपटारा विपक्षी को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से, आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। 90 डेज, 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, अधिकरण कारणों को दर्शाते हुए, अधिकरण कारणों को दर्शाते हुए इस अवधि को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ा सकेगा। 90 दिन के बाद और 30 दिन क्या किया जा सकेगा, बढ़ाया जा सके, 30 दिन तक बढ़ा सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, यदि बालक या नातेदार अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करते हैं, यदि बालक या नातेदार
अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करते हैं तब उनसे भरण पोषण की रकम जुर्माने की तरह वसूली जाएगी। उनसे भरण पोषण की रकम जुर्माने की तरह वसूली जाएगी तथा संदाय न होने पर अभिकरण ऐसे व्यक्तियों को 1 मास तक की कारावास की सजा दे सकता है। 1 मास तक की कारावास की सजा। अधिकरण ऐसे व्यक्तियों को 1 मास तक की कारावास की सजा दे सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भरण पोषण की वसूली के लिए कोई वारंट तभी जारी किया जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कोई वारंट तभी जारी किया जाएगा जब रकम शोध होने के 3 मास के अंदर, शोध माने देने लायक, परिपक्व कहा जाता है, रकम शोध होने के 3 मास के अंदर आवेदन किया गया हो। 3 मास के अंदर आवेदन किया गया हो। लिखिए आपका धारा 6 अधिकारिता और प्रक्रिया। जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर। अधिकारिता और प्रक्रिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी जहां आवेदक निवास करता है। आवेदक यानी कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिक। जहां आवेदक निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है। पहला हो गया जहां आवेदक निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है। इसके बाद लिखिए या जहां बालक या नातेदार निवास करता है। या जहां बालक या नातेदार निवास करता है। जहां बालक या नातेदार निवास करता है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिएगा। अधिकरण बालकों तथा नातेदारों
अधिकरण बालकों तथा नातेदारों को उपस्थित कराने हेतु सीआरपीसी के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां रखेगा। सीआरपीसी के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां रखेगा। पैराग्राफ चेंज करिए। सभी साक्ष्य, ऐसे लिखिए, अधिकरण द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अधिकरण द्वारा सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की उपस्थिति में लिया जाएगा। बालकों या नातेदारों की उपस्थिति में लिया जाएगा तथा उसे समन मामलों के लिए विहित रीति से तथा उसे समन मामलों के लिए विहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा। समन मामलों के लिए विहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके कोरिलेट करिए। सीआरपीसी की धारा 273 सीआरपीसी की धारा 273 में यह बताया गया है कि जांच या विचारण में प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करिए। सीआरपीसी की धारा 274 के अनुसार समन मामलों में साक्ष्य सारांश में लिखा जाएगा। सारांश, मुख्य बातें। समन मामलों में साक्ष्य सारांश में लिखा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अभी इसमें बचा है। जहां बालक या नातेदार भारत के बाहर रह रहे हैं, वहां अधिकरण द्वारा समन, ये पूछ सकता है, अंडरलाइन इसको भी कर लीजिएगा, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अधिकरण सुनवाई करने से पूर्व अधिकरण सुनवाई करने से पूर्व सुलह अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा। सुलह अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा। तथा ऐसा सुलह अधिकारी 1 मास के भीतर तथा ऐसा सुलह, अंडरलाइन कर लीजिए समय, तथा ऐसा सुलह अधिकारी 1 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट अधिकरण को प्रस्तुत करेगा। अपनी रिपोर्ट अधिकरण को प्रस्तुत करेगा। एक मास अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला लिखिए धारा 7 6। 1 मास के अंदर अधिकरण को करेगा, अपनी रिपोर्ट 1 मास के अंदर अधिकरण को प्रेषित करेगा। अधिकरण को दिया जाएगा, अधिकरण ही नियुक्त किया है सुलह अधिकारी। अगला लिखिए सेक्शन 7 भरण पोषण अधिकरण का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल भरण पोषण अधिकरण का गठन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके केवल 2 लाइन लिखना है। इसका गठन राज्य सरकार करती है। इसका गठन राज्य सरकार करती है तथा इसमें उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी तथा इसमें उपखंड अधिकारी, ये पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता नहीं करेगा। लिखिए धारा 8, हेडिंग डालिए धारा 8 जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। हेडिंग डालिए जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। लिखिए धारा 5 के तहत आवेदन की जांच। धारा 5 के तहत आवेदन की जांच अधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर करेगा। संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर करेगा। आइए लिखिए सेक्शन 9 भरण पोषण का आदेश, ये भी पूछ सकता है। भरण पोषण का आदेश। धारा 9 इसमें भी शॉर्टकट में लिखना है। लिखिए भरण पोषण मासिक दर पर देने का आदेश दिया जा सकेगा। मासिक दर यानी कि एक माह भरण पोषण मासिक दर पर
दिए जाने का आदेश दिया जा सकेगा। लेकिन यह रकम, रकम पूछ सकता, अंडरलाइन करिए, लेकिन यह रकम 10,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा। किंतु यह रकम 10,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगा। धारा 10 लिखिए, भत्ते में परिवर्तन। लिखिए एक लाइन, दुर्व्यपदेशन या गलती या परिस्थितियों में परिवर्तन, तीन आधार हैं। दुर्व्यपदेशन यानी कि गलत साक्ष्य पेश करके ले लिया गया, दुर्व्यपदेशन या गलती या या पक्षकारों की परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, या पक्षकारों की परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भरण पोषण की रकम परिवर्तित या रद्द की जा सकेगी। भरण पोषण की रकम परिवर्तित या रद्द की जा सकेगी। धारा 11 लिखे, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। हेडिंग डालिए, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, एक लाइन पूछ सकता है। लिखिए, ऐसे आदेश का प्रवर्तन सीआरपीसी की धारा 128 के अनुसार किया जाएगा। ऐसे आदेश का प्रवर्तन सीआरपीसी की धारा 128 के अनुसार किया जाएगा। धारा 12 लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प, कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प, पोस्ट में लिख लीजिएगा। इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी कि पोस्ट में लिखिए तो पहले, इस धारा में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि चयन या चुनाव या निर्वाचन, हिंदी में चयन भी कहा जाता है, चयन या चुनाव या निर्वाचन का सिद्धांत समाहित है। पूछ सकता है आपका, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। भरण पोषण का अधिकारी व्यक्ति भरण पोषण के अधिकारी व्यक्ति को, वही माता पिता वरिष्ठ नागरिक, भरण पोषण के अधिकारी व्यक्ति को यह विकल्प होगा कि, यह विकल्प होगा कि या तो वह इस अधिनियम के तहत, या तो वे इस अधिनियम के तहत या सीआरपीसी के तहत, या सीआरपीसी के तहत
भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, लेकिन दोनों कानूनों के तहत एक साथ मांग नहीं की जाएगी। लेकिन दोनों कानूनों के तहत एक साथ मांग नहीं की जाएगी। दोनों में से किसी एक कानून के तहत ही, दोनों में से किसी एक कानून के तहत ही भरण पोषण के लिए आवेदन दिया जा सकेगा। भरण पोषण के लिए आवेदन दिया जा सकेगा। रेस्ट ले लीजिए, तभी थोड़ा और लिखवाएंगे तब लेक्चर चलेगा। अभी थोड़ा लेट तक आज क्लास चलेगा भाई। अब भाई कल से 9 बजे से क्लास चलेगा। फिर एक बार क्योंकि इंग्लिश चल नहीं रही है तो आज कुछ कारणों से लेट हो गया। जो कल से शेड्यूल रहेगा 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगा। आपका थोड़ा समय भी बढ़ा दिया जाए, उधर इंग्लिश अभी बंद है तो आपका एकदम मने 9 बजे आ जाइए, क्योंकि हम 9:15 तक आ जाएंगे लगभग। मान के चलिए थोड़ा शेड्यूल 1-2 दिन डिस्टर्ब इधर हो गया था। तो अभी रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब फिर क्लास चलेगा।